नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। और हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य में टोटल 14 प्रकार की गद्य विधाएं हैं, जिसमें से हमने नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र इन सभी पे बात कर ली है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने जाना है। देखिए, आज हमें जिस गद्य विधा पे बात करनी है वह है इंटरव्यू, जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो साक्षात्कार विधा है वह भी हमें हिंदी के गद्य विधा के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो कैसे एक विधा के रूप में परिवर्तित हो गई। और इसका भी प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। देखिए, जो गद्य विधाएं हैं, ज्यादातर मतलब 98% जितनी भी गद्य विधाएं हैं उसका प्रारंभ जो है भारतेंदु युग में ही हुआ। उसके बाद भी कुछ गद्य विधाओं का विकास हुआ, लेकिन भारतेंदु युग आधुनिक काल में एक ऐसा युग माना जाता है जिस समय हमें मतलब सहस्त्र प्रकार की जो विधाएं हैं उसका विकास हमें देखने को मिलता है। और गद्य तो भारतेंदु युग में सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमें बात करनी है साक्षात्कार के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने अगर आप लोगों ने कई इंटरव्यू देखे होंगे, फोन पे आजकल बहुत ही इजीली मतलब मिल जाते हैं इंटरव्यू। अगर आपने किसी आईएएस का या किसी मतलब बड़े आदमी का, किसी लेखक का, राइटर का या किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू तो देखा ही होगा। नहीं तो इंडिया टीवी पे एक शो आता है आपकी अदालत, उसमें भी आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे। तो इंटरव्यू क्या होता है आपको पता ही होगा कि इंटरव्यू जो होता है प्री प्लान होता है। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही तैयार किए जाते हैं कि क्या पूछना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनके जवाब से ही फिर क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में ये होता है। और इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में हम देखते हैं कि जो पूछने वाला है और जो उसका उत्तर देने वाला है, मतलब एक बहुत ही सुसंगत तरीके से चलने वाली एक तरह से विधा, एक तरह से मतलब जो वो समय होता है इंटरव्यू का, बहुत ही अच्छे से साक्षात्कार चलता है। उसमें कई चीजें हमें अनुभव जो होता है जिसके जिसका इंटरव्यू ले जाता है उसका पता लगता है। और हमें कुछ ऐसी चीजें भी पता लगती है जिससे हम पहले परिचित नहीं होते। तो देखिए, इंटरव्यू जिसको हिंदी में हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं, उसी पे आज हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में जो इंटरव्यू या गद्य साक्षात्कार, ये गद्य विधा के अंतर्गत कैसे आई। और इसमें सबसे पहला जो साक्षात्कार है वह हमें किस रूप में देखने को मिलता है, और इसका प्रारंभ कैसे विकसित होता चला गया। और आज इंटरव्यू एक तो मतलब बहुत ही ज्यादा अहम रोल हो गया है इंटरव्यू का। अगर आप कहीं जॉब लेना चाहते हैं तो भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, सेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। देखिए, इंटरव्यू कहीं पे भी चली जाइए आज, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू। अगर आपको कहीं एनरोल होना है खुद को जॉब में, तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा ही होता है। और इंटरव्यू हम देखते हैं शादी विवाह के टाइम पे भी होता है, लड़का लड़की का इंटरव्यू, मतलब बहुत सारी जगह हम इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यू एक तरह से जो साक्षात्कार है वह औपचारिक और अनौपचारिक दो रूप के होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं साक्षात्कार को, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात, साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार कहते हैं इंटरव्यू को हिंदी में। और जो इसके लिए अन्य नाम है उसको भी मैं लिखवा देता हूं, ताकि आप लोग उससे परिचित रहे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है, जो मनुष्य क्वेश्चन बनाता है, वह इन्हीं सभी चीजों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। इंटरव्यू को क्या क्या कहते हैं उन नामों को भी हम जान लेते हैं। जैसे कि इंटरव्यू को हम भेंट वार्ता, मतलब किसी से मिलने के बाद जो बात होती है, भेंट वार्ता, भेंट, सॉरी भेंट लिख दिया मैंने, भेंट वार्ता, भेंट वार्ता, भेंट वार्ता, और भेंट वार्ता और बातचीत भी कहते हैं इसको। भेंट वार्ता, बातचीत, भेंट वार्ता, बातचीत, भेंट वार्ता, बातचीत, और भेंट वार्ता, बातचीत, और परिचर्चा, प्रश्न चर्चा, परिचर्चा,
परिचर्चा, परिचर्चा, परिचर्चा, परिचर्चा और प्रश्न चर्चा। प्रश्न, प्रश्न चर्चा, प्रश्न चर्चा, प्रश्न चर्चा, और इसको हम इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंटरव्यू, इंटरव्यू, तो इसको हम इन नामों से जानते हैं। भेंट वार्ता, बातचीत, परिचर्चा, प्रश्न चर्चा और इंटरव्यू, तो हम इसको इतने नामों से जानते हैं। और जो इसका प्रयोग है, हम हिंदी में तो साक्षात्कार नाम से ही आमतौर पे ज्यादा प्रयोग करते हैं। और देखिए और क्या चीजें हैं। भारतेंदु युग में, जैसा कि आपको पता है, आरंभ जो है, आरंभ मैं यहां लिखता हूं, आरंभ जो है, आरंभ, आरंभ कब से है? भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग से, भारतेंदु, भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग से हमें आरंभ देखने को मिलता है। और देखते हैं हम कि जो भारतेंदु है, भारतेंदु युग से हमें आरंभ देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जो भारतेंदु युग से आरंभ किस प्रकार से देखने को मिलता है। भारतेंदु युग में राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से साक्षात्कार करके उनकी साहित्यिक प्रश्न पूछे। राधाचरण जो गोस्वामी है, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जो है, उन्होंने भारतेंदु का इंटरव्यू लिया और मतलब कई बातें उनसे पूछी और उनसे ही साहित्यिक प्रश्न पूछे थे। उनसे क्या, साहित्यिक प्रश्न पूछ के इंटरव्यू लिया उनका, ठीक है। तथा अपन ही उस वार्ता को, और इसको पहले कैसे, इंटरव्यू को तो पहले प्रकाशित किया जाता था, है ना। तो पहले इसको क्या किया, प्रकाशित किया है, प्रकाशित, प्रकाशित, प्रकाशित किया। तो देखते हैं कि हम पहला इंटरव्यू जो है भारतेंदु युग में भारतेंदु का हुआ, जो कि राधाचरण गोस्वामी ने लिया इनका इंटरव्यू। और इनसे, जैसे कि भारतेंदु एक साहित्यकार थे, तो साहित्यकार से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप किन भावों से अपनी रचनाएं करते हैं, आप उसमें क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, तो इन्हीं सभी प्रश्नों को इन्होंने भारतेंदु से पूछा और इन्हीं प्रश्नों के जवाब हमें इनमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे द्विवेदी युग में जो इंटरव्यू विधा है, उसका किस रूप में विकास देखने को मिलता है। द्विवेदी युग में मैं पहले बता दूं कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है, कहीं आप हजारी प्रसाद द्विवेदी समझे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है भारतीय, ठीक है। तो द्विवेदी युग में जो है हमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैसा कि आपको पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार है, जिनकी मतलब जो केवल, जिन्होंने केवल 3 ही रचनाएं की हैं, बुद्धू का काटा, उसने कहा था और तीसरी कसम। मतलब इन्हीं 3 रचनाओं से ये इतने फेमस हो गए हिंदी जगत में, इतनी इनकी कहानियां इतनी फेमस हो गई कि मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। नहीं, तीसरी कसम जो है इनकी कहानी नहीं है, वो मैंने गलत बोल दिया, वो पनेश्वर नाथ रेणु की है, लेकिन उसने कहा था। और बुद्धू का काटा और एक और इनकी कोई कहानी है, तो इसी से मतलब ये सबसे कम कहानी में से फेमस होने वाले सबसे बड़े रचनाकारों में ये है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ विष्णु दिगंबर पुलंक से भेंट करके उनका समालोचना लिखा। देखिए इन्होंने किसका लिया है, इन्होंने लिया है विष्णु, इन्होंने लिया है विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, इनका इंटरव्यू लिया है इन्होंने, पुलस्कर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर का इन्होंने इंटरव्यू लिया, जो कि क्या थे, ये क्या थे, ये क्या थे, ये थे संगीतज्ञ थे। ये संगीत मतलब गाने, संगीतज्ञ थे मतलब गाना बजाने वाले लोग थे, संगीतज्ञ थे।
ठीक है, तो ये संगीतज्ञ थे जिनका इंटरव्यू चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने द्विवेदी युग में लिया। हम देखते हैं फिर छायावाद युग। देखिए, इंटरव्यू का जो विकास है हम देख रहे हैं कि किस रूप में हो रहा है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिया, ये 1905 में लिया है इन्होंने इंटरव्यू। इसका कब लिया है? 1905 में। 1905 में, तो इनका जो इंटरव्यू है 1905 में इन्होंने लिया है। और संगीत की धुनी शीर्षक से प्रकाशित किया है। संगीत की धुनी, संगीत की धुनी, संगीत की धुनी, संगीत की संगीत की धुन, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, धुनी, संगीत की धुन से प्रकाशित किया है, ठीक है। प्रकाशित प्रकाशित किया है, प्रकाशित किया प्रकाशित किया है, संगीत की धुन नाम से प्रकाशित किया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनका इंटरव्यू लिया है और इनकी जो पुस्तक का नाम है, मतलब जो इंटरव्यू का नाम है वह क्या है? संगीत की धुन, संगीत की धुन। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने द्विवेदी युग में लिया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल, छाया छायावादोत्तर 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 काल, छायावादोत्तर युग या काल, हम जिस भी नाम से आपको जो भी ठीक लगे वो आप समझ सकते हैं। युग भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, छायावादोत्तर युग में आकार इस विधा में पर्याप्त लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की। छायावाद के बाद का जो युग है उसमें सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू विधा है इसका प्रचलन सबसे ज्यादा एक तरह से बढ़ा और इसने अपनी ख्याति प्राप्त की। देखिए, इस दौर में साक्षात्कार पुस्तकाकार रूप में मिलने लगी। इसी दौर में जो इंटरव्यू थे, पहले क्या थे, पहले तो मैगजीन में छाप दिया, साप्ताहिक पत्रिका में आ गया, लेकिन छायावाद के बाद जो इंटरव्यू लिए गए उस काल में जो इंटरव्यू लिए जाते थे उनको एक किताब की फॉर्म में पब्लिश किया जाता था। तो इस रूप में हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि विशाल भारत के सितंबर 1931 ईस्वी तथा जनवरी 1932 ईस्वी के अंकों में प्रकाशित हुए। और विशाल भारत नाम की एक वो थी पत्रिका, उसमें प्रकाशित हुआ इंटरव्यू 1931 में और 1942 में, ठीक है, इनमें प्रकाशित हुआ। वहीं अगस्त 1933 ईस्वी में प्रेमचंद ने प्रसिद्ध महिला कथाकार उषा देवी मित्रा का इंटरव्यू लिया। देखिए, प्रेमचंद ने भी इंटरव्यू लिया है, किसका? प्रेमचंद प्रेमचंद ने इंटरव्यू लिया है, किसका? प्रेमचंद ने लिया है उषा देवी, प्रेमचंद ने लिया है इंटरव्यू कहाँ चला गया? प्रेमचंद ने प्रसिद्ध महिला कथाकार, ये कथाकार थी, ठीक है, इनका नाम क्या था? कथाकार उषा देवी मित्रा, उषा देवी उषा देवी उषा देवी उषा देवी मित्रा। उषा देवी मित्रा का जो इंटरव्यू है वह प्रेमचंद ने लिया। और इनका जो इंटरव्यू है उषा देवी मित्रा का कब लिया है? उन्होंने 1933 में इंटरव्यू लिया है। और किस नाम से प्रकाशित हुआ है इसको भी देख लेते हैं। कहानी और साहित्य संबंधी उनके विचारों को सामान्य पाठ्य तक पहुंचाने इस विधा को समृद्ध किया। देखिए, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है इस इंटरव्यू को, लेकिन ये इस प्रेमचंद ने छायावाद के बाद के काल में जो उषा देवी प्रेमवदा ये कथाकार थी, मतलब कथाकार थी, इनका इंटरव्यू लिया था। वहीं हम देखेंगे कि जो छायावाद, ये छायावाद है, छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल मैंने गलत बोल दिया, ये छायावाद है, ठीक है, छायावादोत्तर इसके बाद का है। पहले छायावाद आएगा, उसके बाद आएगा छायावादोत्तर, छायावाद, छायावाद।
पहले छायावाद काल आएगा, उसके बाद आएगा छायावादोत्तर काल। तो ये छायावाद के अंतर्गत है, और हम देखेंगे छायावादोत्तर में, छायावादोत्तर छायावादोत्तर में छायावादोत्तर काल में हम देखेंगे छायावादोत्तर काल में हम देखते हैं कि जो छायावादोत्तर काल में हमें इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, इस युग में जो छायावादोत्तर काल है, युग में जो आकार इस विधा ने पर्याप्त किया, लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित हुआ। छायावाद के बाद ही जो इन्होंने इंटरव्यू का जो फॉर्म हुआ बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ। इस दौर में साक्षात्कार पुस्तकाकार रूप लेने लगी, और शुरुआत में प्रभाकर माचवे ने जैनेन्द्र कुमार का, देखिए इस काल के शुरुआत में प्रभाकर माचवे, देखिए ये जो नाम है यही सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, प्रभाकर प्रभाकर माचवे प्रभाकर माचवे प्रभाकर माचवे प्रभाकर माचवे ने किसका लिया? जैनेन्द्र कुमार का, जो कि एक मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। जैनेन्द्र कुमार जैनेन्द्र जैनेन्द्र कुमार जैनेन्द्र कुमार जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया है इन्होंने, और हमें देखने को मिलेगा जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इंटरव्यू लिए, और रामचंद्र शुक्ल का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र 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 शुक्ल और जैनेन्द्र का इन्होंने इंटरव्यू लिया। जैनेन्द्र के विचार नामक पुस्तक तथा वीणा, देखिए जो जैनेन्द्र का है विचार नामक, देखिए जैनेन्द्र के विचार, इनका जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ वह किस नाम से हुआ? जैनेन्द्र के विचार। जैनेन्द्र 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 के विचार, और जो रामचंद्र शुक्ल का पब्लिश हुआ वह हुआ वीणा नाम से। वह किस नाम से हुआ? वह हुआ वीणा, हाँ वह हुआ वीणा। इनका जो हुआ वह वीणा नाम से प्रकाशित किया है, तो ये हमें देखने को मिलता है। और एक और रचनाकार हैं डॉक्टर सत्येंद्र के संपादन में साधना पत्रिका मार्च 1941 ईस्वी का अंक इंटरव्यू विशेषांक के रूप में प्रमुख हुआ। देखिए एक जो पत्रिका हमें देखने को मिल रही है किस नाम से? साधना साधना पत्रिका साधना साधना पत्रिका साधना पत्रिका जो है वह महत्वपूर्ण है, और इस विधा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस पत्रिका ने ही शुरुआती समय में हम देखते हैं कि मतलब इंटरव्यू को छापने में एक तरह से योगदान दिया। देखिए डॉक्टर सत्येंद्र के संपादन में, और जो इनके संपादक है कौन है? सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र डॉक्टर डॉक्टर सत्येंद्र डॉक्टर सत्येंद्र डॉक्टर सत्येंद्र है। डॉक्टर सत्येंद्र ने साधना पत्रिका में एक मतलब कॉलम ही रखा इंटरव्यू के लिए, और इसको छपवाने की पूरी कोशिश की। साक्षात्कार की पहली संपूर्ण कृति बेनी माधव शर्मा की कवि दर्शन है। संपूर्ण कृति, देखिए कभी पूछ ही ले कि जो इंटरव्यू की संपूर्ण कृति है साक्षात्कार की, तो ये कौन सी है? साक्षात्कार 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 की पहली संपूर्ण कृति संपूर्ण कृति संपूर्ण 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 कृति जो है, संपूर्ण कृति वह कौन सी है? संपूर्ण कृति बेनी माधव शर्मा की कवि दर्शन। बेनी माधव शर्मा की बेनी माधव बेनी माधव बेनी बेनी माधव बेनी माधव बेनी माधव शर्मा की बेनी माधव शर्मा की कवि दर्शन कवि दर्शन कवि कवि दर्शन कवि दर्शन जो इनकी रचना है कवि दर्शन, इसी को साक्षात्कार की संपूर्ण कृति के रूप में माना जाता है। वहीं देखेंगे कि जो पद्म सिंह शर्मा कमलेश सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक में
इसमें मिला। देखिए, और उसके बाद देखेंगे जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त और रामचंद्र शुक्ल। देखिए, ये जो कवि दर्शन है, इसके अंतर्गत किन किन लोगों की रचनाएं या किन किन लोगों के इंटरव्यू छपे हुए हैं, तो इसको देख लीजिए आप। जो इसके अंतर्गत हमें मिलेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध मैं लिख देता हूं, हरिऔध का इंटरव्यू इसी में है। हरिऔध, हरिऔध का भी है। और इसमें एक और नाम है हरिऔध के बाद है हरिऔध। श्याम सुंदर दास है, मैथिली शरण गुप्त है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास और मैथिली शरण गुप्त। मैथिली मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त और रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, राम रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। इन सभी का जो इंटरव्यू है, इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम पहली मौलिक वो कह सकते हैं, जिसमें पहली ये कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हमें इन इन रचनाकारों के जो इंटरव्यू हैं देखने को मिलते हैं। और यही सब मतलब महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे ही अपने युग के, तो इनके इंटरव्यू हमें इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए, और जो है कि सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित इस कृति में 22 भेंट वार्ताएं संकलित हैं, जो और देखिए, और भी लोगों ने इंटरव्यू जो साक्षात्कार हैं वह अपने प्रस्तुत किए हैं, वह कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं मैं उनको लिखवा देता हूँ, बाकी आपको इंटरव्यू पता ही है क्या चीज है, तो इंटरव्यू को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अपरा, अपरा जो है, अपरा किसका इंटरव्यू है? अपरा निराला जी का काव्य संग्रह के नाम से रखते हैं अपरा। साक्षात्कार साहित्य के एक विशिष्ट कृति दिनकर की वट पीपल है। साक्षात्कार साहित्य का एक बहुत ही ज्यादा विशेष कृति जो है दिनकर की वट पीपल है। वट पीपल, वट पीपल, वट पीपल, वट पीपल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी? दिनकर की। दिनकर की सारी बातें जो हो रही हैं यहाँ पे साक्षात्कार की हो रही हैं, इंटरव्यू से है। दिनकर की महत्वपूर्ण कृति है, दिनकर की महत्वपूर्ण कृति है, महत्वपूर्ण 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 कृति, महत्वपूर्ण कृति, महत्वपूर्ण कृति, महत्वपूर्ण कृति है। तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कृति जो है दिनकर की ये देखने को मिलती है। और देखिए, नाम मतलब बहुत सारे हैं, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो है कौन कौन से इंटरव्यू साहित्य की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार से हैं। सृजन की मनोभूमि जो है रणधीर रांगा ने लिखी है 1968 में। देखता हूं, मैं लिखने की कोशिश करता हूं, जितने में लिख पाऊंगा उतने तो मैं लिख ही दूंगा। तो सृजन की मनोभूमि, सृजन की मनोभूमि यही लिखता हूं मैं। सृजन, सृजन सृजन की मनोभूमि, सृजन की मनोभूमि, सृजन की मनोभूमि जो है, सृजन की मनोभूमि, सृजन की मनोभूमि जो है रणवीर रांगरा, रणवीर 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 रांगरा की है, रणवीर रांगरा, रणवीर रांगरा की है।
कब की है? 1968 की, 1968 की। वही देखिए अज्ञेय की मैं बताता हूँ। अज्ञेय की एक रचना है उपरोक्ष। उपरोक्ष जो है अज्ञेय की रचना है उपरोक्ष। उपरोक्ष जो है उपरोक्ष उपरोक्ष जो है अज्ञेय की है, और उपरोक्ष अज्ञेय की है। और ये कब की रचना है? 1979, 1979 की है। ठीक है। और देखिए, और कमल किशोरी अभिमन्यु अनंत एक बातचीत, बातों बातों में और अमृता प्रीतम की, हाँ, शोक सुहारी। शोक सुहारी जो है, शोक सुहारी, शोक शोक सुहारी, शोक सुहारी, शोक सुहारी जो है, शोक सुहारी किसकी है? अमृता, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, प्रीतम प्रीतम सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्रीतक लिख दिया। अमृता प्रीतम की है शोक सुहारी, अमृता प्रीतम की है। और ये जो रचना है अमृता प्रीतम की 1979 की, यह भी है 1979 की यह रचना हमें देखने को मिलती है। देखिए इंटरव्यू में ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उन्हीं को हमें जानना जरूरी है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू में सवाल जवाब होते हैं, और इंटरव्यू में किन किन चीजों का होना आवश्यक है कि एक इंटरव्यूअर होना चाहिए, वही एक इंटरव्यूई होना चाहिए जो साक्षात्कार ले, और एक साक्षात्कार देने वाला। तो इन दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है इंटरव्यू में, और इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि जो पूरा इंटरव्यू है चलता है। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन करता है, और जो इंटरव्यूई है जिसको हम साक्षात्कार मतलब जो साक्षात्कार देने गया है उसको हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो देखिए साक्षात्कार में यही सारे तथ्य हैं और यही सारे पॉइंट हैं जिनको हमें समझना था। अगर आप लोगों को साक्षात्कार में कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं, क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं साक्षात्कार में, यही सभी पॉइंट है जिनको हमें समझना था। और इसका जो उद्भव है भारतेंदु युग में हमें देखने को मिलता है, और भारतेंदु युग के बाद भारतेंदु युग में इंटरव्यू जो साक्षात्कार है इसको लिखने का ज्यादा क्रेज नहीं है, कम ही लोगों ने लिखा है। लेकिन उसके बाद जैसे कि द्विवेदी युग में कुछ लोगों ने लिखा, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रेज बढ़ा इंटरव्यू लिखने का वह बढ़ा छायावादोत्तर काल में। छायावाद के बाद वाले काल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण काल है इसके लिए, वह यही काल है। और इसी काल में सबसे ज्यादा इंटरव्यू लिखे जाने लगे, और इसी काल में जो संपादक हैं उन्होंने पुस्तक के फॉर्म में भी इंटरव्यू को निकाले, पत्रिकाओं में भी स्थान दिया, और कई तरह से इंटरव्यू लिए गए। और इसमें प्रमुख प्रमुख लोगों के इंटरव्यू लिए गए। शुरुआती दौर में लेखकों के इंटरव्यू लिए गए, जो प्रमुख लोग थे उनके लिए गए, और उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला जो है बढ़ता चला गया। आज के संदर्भ में भी देखें तो इंटरव्यू जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमें देखने को मिलती है, और इसका विकास जो है निरंतर चलता ही जा रहा है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये समझकर अच्छा लगा होगा। और देखिए बीच में मेरे से कुछ गलतियां हुई, आप उनके लिए क्षमा कीजिए, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां। और आपको जो भी अच्छा लगा उसके लिए देखिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट और जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, जितना कंटेंट से आपका काम हो जाएगा मैं उन्हीं को देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद।